नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर भाग्यश्री अब अनंता से कह रही थी कि मैडम उन लोगों ने मनाली शहर को ही क्यों चुना है। उसकी इस बात पर अब अनंता कहती है क्योंकि इस कहानी की शुरुआत मनाली शहर से ही हुई थी, तो इस कहानी का नया मोड़ भी उसी शहर से ही होगा। अब देखते हैं आने वाले तूफान का सामना अनिका और रोहित कैसे करेंगे। ये सुनते ही भाग्यश्री कहती है, मैडम मेरे कानों में तो इस तूफान की आहट अभी से ही सुनाई दे रही है। अब आगे क्या होगा। तो अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब अनंता कहती हैं, देखो पापा कहते थे जब कुछ भी समझ में ना आए तो हमें थोड़ी देर खुद के मन को शांत करके सोचना चाहिए। एनीवे तुम अभी जाओ और अपना काम करो, आगे जो कुछ भी होगा वो भी देखा जाएगा, क्योंकि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आगे भी रोहित और अनिका के ऊपर ही होगी। इधर जहाँ ये दोनों एक तरफ आपस में बातें कर रही थी तो वहीं पेरिस में राजमहल में सभी अभी यहाँ पर गेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि राजमहल में अब राज्यसभा शुरू होने वाली थी। इसलिए हमेशा की तरह जितने भी गेस्ट राजमहल में आते थे हमेशा की तरह वो सब आ चुके थे। उन सबको इंतजार था कि यहाँ पर अब पेरिस की नई रानी का, तो वहाँ आने के बाद अब वो सभी बड़ी रानी के ही आने का वेट करने लगते हैं। वहाँ बैठे हुए अब एक शख्स ने कहा, बहुत बहुत बुरा हुआ है ना रानी साहिबा के साथ। हाँ, अरे रानी साहिबा की मौत, वो भी इस तरह से, अरे उनकी मौत इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। अरे सच में कितनी अच्छी रानी थी वो, क्योंकि ये जो शख्स जो कुछ भी कह रहा था वो उनका एक वेल विशर था। उन्हें रानी साहिबा का काम बहुत पसंद था, क्योंकि हमेशा ही उनकी राज्यसभा में आधे लोग ऐसे होते थे जो उनके काम की प्रशंसा करते थे तो आधे उनके विरोधी होते थे। ये उन्हीं प्रशंसा करने वालों में से एक था। इधर उस शख्स की ये बात सुनते ही अब उसके बगल में बैठा हुआ अब शख्स कहता है, अब कर भी क्या सकते हैं, अब होनी को कौन टाल सकता है। अरे ये क्या कोई उनकी एज थी अभी इस इतने कम उम्र में इस तरह से दुनिया को छोड़कर जाने की। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वो भगवान जो ने हम सब के लिए सब कुछ सोच रखा है तो बस जब वो जिसको बुलाना चाहे बुला सकता है। अब हमारे हाथ में ये सब थोड़ी ही ना है। सोचो अगर हम इंसानों के हाथ में ये सब होता तो कोई भी अपने प्रियजनों को इस तरह से नहीं जाने देता। एनीवे छोड़ो इन सब चीज़ों को, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। वैसे मैंने सुना है कि जो प्रिंसेस लतिका की गार्जियन है ना उसके अंदर रॉयल ब्लड नहीं है। तो क्या ये खबर सही है? क्योंकि देखो हमेशा से ये चलता आया है कि यहाँ पर अगर प्रिंसेस लतिका सपोज करो अगर यहाँ पर किसी को भी जो कि अभी नाबालिग है उसे रानी बनाया जाता है तो उसका जो गार्जियंस है वो उसमें रॉयल ब्लड ही होना चाहिए। लेकिन ये अब की बार देखने को मिल रहा है। पता नहीं अब ये खबर कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। उस शख्स की ये बात सुनते ही अभी फिर से एक आदमी कहता है, बड़ी रानी के खिलाफ आखिर कौन जा सकता है। अरे ये उनकी मर्जी है कि वो किसको रानी की पदवी दे रही हैं, और जिसको रानी की पदवी दे रही है उसका गार्जियन कौन है। अब उनके सामने हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। यहाँ पर वो सभी अभी बातें ही कर रहे थे, क्योंकि इन सभी को अच्छी तरह से पता था कि राजमहल को किंग का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट था। अगर वो लोग बड़ी रानी के खिलाफ जाने की भी सोचेंगे तो इसका सीधा मतलब ये था कि वो सीधे ही किंग के खिलाफ जा रहे थे। वो सभी भी यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी अब सभी की नज़र अब स्टेयरकेस की तरफ जाती है। वो सभी जैसे ही अब स्टेयरकेस की तरफ देखते हैं तो वहाँ से प्रिंसेस लतिका अब नीचे उतरकर उन्हें आती हुई दिखाई देती है। और प्रिंसेस लतिका आगे चल रही थी तो उनके पीछे अब उन्हें अनिका भी दिखाई दे रही थी और साथ के साथ बड़ी रानी भी। ये तीनों ही अब एक साथ वहाँ स्टेयरकेस से आ रहे थे। जैसे ही सबकी नज़र अब यहाँ पर प्रिंसेस लतिका पर जाती है जो कि सबसे आगे थी, उसे देखकर तो अब सबके मुँह से निकलता है, वाओ सच में कितनी सुंदर है हमारी होने वाली रानी।
हालांकि वो सब प्रिंसेस लतिका को पहले भी देख चुके थे, लेकिन आज प्रिंसेस लतिका ने जो यहाँ पर रानी की पदवी को ग्रहण करने के लिए अपनी जो ड्रेस से पहनी हुई थी, ये सच में ही उसके ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही थी। सच में आज प्रिंसेस लतिका आज कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि वो आज एक रानी की तरह ही लग रही थी। मानो वो इतने कम एज में ही सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब संभालेगी। आज इस ड्रेस में वो कुछ ज्यादा मैच्योर भी लग रही थी। वो कहते हैं ना कि जब जिम्मेवारियां सिर पे आती हैं तो सच में खुद ब खुद इंसान सीख ही लेता है। तो आज लतिका को देखकर ऐसा ही लग रहा था। हालांकि उसका सारा कार्यभार तो अनिका ही संभालने वाली थी। अब यहाँ पर जब सभी लतिका की तरफ देखते हैं तो उसकी तारीफ तो करते ही हैं, लेकिन साथ में जब उनकी नज़र अनिका पर जाती है तो वो अनिका को तो बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि अनिका यहाँ पर सच में कोई रॉयल क्वीन से कम नहीं लग रही थी। सबको देखकर सच में अब बड़ा ही ताज्जुब होता है, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर जो सब बातें चल रही थी कि यहाँ पर प्रिंसेस लतिका की गार्जियंस है उसमें रॉयल खून नहीं है, लेकिन अब अनिका को देखकर कोई भी ये कह ही नहीं पा रहा था कि सच में उनके अंदर रॉयल खून नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से अनिका स्टेयरकेस से उतर कर आ रही थी उसका एटीट्यूड, उसका ऑरा, वो सब किसी रॉयल खानदान से कम नहीं था। इधर कुछ ही देर के बाद अब वो तीनों यहाँ पर रॉयल चेयर के पास आ जाते हैं, और अब तक यहाँ पर रॉयल गुरु वो भी उनके पास आ जाते हैं, क्योंकि हमेशा की ही तरह यहाँ पर एक रॉयल गुरु भी होते थे जो कि यहाँ पर इनको ओथ लेने में इनसे ओथ कराते थे, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर डालते थे। इधर जब वो जैसे ही यहाँ पर रॉयल गुरु उनके पास आते हैं तो बड़ी रानी अब अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती हैं। और यहाँ पर अब राजगुरु अब यहाँ पर कहते हैं कि आज की ये राज्यसभा शुरू की जाए। आज जो काम हम सुभातों से करने जा रहे हैं, यानी आज लतिका को रानी की पदवी जो दी जानी है वो कार्यक्रम शुरू किया जाए। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं प्रिंसेस लतिका जो कि अभी एक बच्ची है, लेकिन हालांकि क्योंकि उसकी एक गार्जियंस है तो मैं इन दोनों को ही रानी की पदवी क्या होती है, उसकी क्या अहमियत होती है, मैं एक बार उसके बारे में इन दोनों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम अपना ये काम शुरू कर सकते हैं। इधर राजगुरु के ये सब कहने के बाद अब सभी उनकी बात से सहमत होते हैं। तो अब राजगुरु यहाँ पर अनिका और प्रिंसेस लतिका इन दोनों की तरफ देखते हैं, और अब वो इन दोनों को ही रानी की पदवी क्या होती है, उसकी क्या अहमियत होती है, उसकी क्या लिमिट्स होती हैं, उसे क्या क्या करना होता है, वो सारी ही बातें अब खुलकर उन दोनों को सामने ही बताने लगते हैं। और साथ के साथ अब वो यहाँ पर खास अनिका को कहते हैं, देखिए, जब तक प्रिंसेस लतिका इस काबिल नहीं हो जाती कि वो इस पदवी को संभाल सके, वो मैच्योर नहीं हो जाती, वो बालिग नहीं हो जाती, तब तक आपको ही रानी की पदवी पर लतिका के साथ बैठना होगा, क्योंकि लतिका की उम्र अभी रानी की पदवी से बहुत ही कम है। तो एज ए गार्जियन आपको भी ये सारा काम बतौर रानी करना होगा। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनते ही अब अनिका और लतिका दोनों ही हाँ में अपना सिर हिलाती हैं। तो इधर अनिका अब कहती है, मैं अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दूंगी, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। और यहाँ पर ये सब कहने के बाद अब गुरुदेव को भी, क्योंकि बड़ी रानी के फैसले के ऊपर पूरा विश्वास था, वो जानते थे कि बड़ी रानी ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेगी जो राजमहल के या इस देश के विरुद्ध हो, इसलिए उन्हें अनिका और लतिका के इस तरह से कार्यभार संभालने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। इसलिए अब इन दोनों को पूरी तरह से ये समझाने के बाद अब यहाँ पर अब राजगुरु कहते हैं, ठीक है, फिर ओथ का कार्यक्रम शुरू किया जाए, क्योंकि एज ए रानी अब यहाँ पर प्रिंसेस लतिका ओथ लेगी, और एज ए गार्जियंस उनकी अनिका भी यहाँ पर ये ओथ लेगी। और वो उन्हें पहले तो वो उन्हें यहाँ पर ओथ दिलाते हैं, और उसके बाद अब वो यहाँ पर बताने लगते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस पद की गरिमा को बनाए रखा है।
साथ के साथ वो यहाँ पर पहले जितनी भी रानियां थी बारी बारी से उन सभी रानियों के ने इस राजमहल के जो लिए जो कुछ किया है, इस राजमहल के इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उनके हर संघर्ष, उनकी एक कुर्बानी कि उन्होंने अपने इस पद को बचाने के लिए जितनी भी कुर्बानियां दी है, उन्हें सब कुछ अच्छी तरह से बताने लगता है, ताकि आने वाले समय में अनिका और प्रिंसेस लतिका ये दोनों भी इसी तरह से करें। और साथ के साथ अब वो यहाँ पर अनिका को साफ साफ कहते हैं, देखो आपको हमारे किंग कामकाज को समझा देंगे, हमारे किंग ये सब आपको बता देंगे कि आपको किस तरह से क्या काम करना है। और वो रब यहाँ पर अनिका को ये बात कहते हुए बड़ी रानी से कहते हैं, ताज लेकर आया जाए, क्योंकि अब हमें इन्हें ये पदवी सौंपते हैं। इधर गुरुदेव की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर बड़ी रानी अब अपनी जगह से उठकर अब एक दूसरे रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि बड़ी रानी आज यहाँ पर अपने हाथों से इस यहाँ होने वाली रानी के लिए अब वो ताज लेकर आने वाली थी। तो यहाँ पर अब गुरुदेव लतिका और अनिका की सबसे पहले आरती करने लगते हैं, क्योंकि आरती करने के बाद ही इनके सिर पर ताज पहनाया जाना था। अब यहाँ पर कुछ समय के बाद इनकी आरती करने के बाद अब गुरुदेव इन दोनों का ही एक साथ इन दोनों को ही तिलक लगाते हैं। अब तक यहाँ पर जब तक गुरुदेव अपने ये आरती और तिलक का कार्य करते हैं, तब तक बड़ी रानी भी अब अपने हाथ में एक थाली लेकर वहाँ पर आ जाती है, जिसमें ताज रखा हुआ था और उस ताज को यहाँ पर एक लाल कपड़े से ढका हुआ था। जैसे ही वो यहाँ पर बड़ी रानी अब गुरुदेव के सामने आती है, तो गुरुदेव अब उस लाल कपड़े को अपने हाथों से हटा देते हैं। तो वहाँ पर अब जितने भी लोग यहाँ पर इस राजसभा में मौजूद थे, उन सभी की आंखें तो एकदम से ही उस ताज को देखकर ही बंद हो जाती है, क्योंकि वो ताज पूरा का पूरा डायमंड का बना हुआ था, जिसकी चमक के आगे सभी फीके थे। क्योंकि जैसे ही ये कपड़ा इस ताज के ऊपर से हटता है, तो इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर मौजूद लोग उसकी चमक उनकी आंखें बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। यहाँ पर अब गुरुदेव कहते हैं, बड़ी रानी पीरामल रियासत की इस धरोहर को सही हाथों में सौंप दीजिए, अपने इन्हें शुभ हाथों से। इधर जैसे ही बड़ी रानी ने ये सुना, ये सुनते ही बड़ी रानी भी अब उस ताज को अब अपने हाथों में उठाकर अब उसे अनिका को पहना देती है। और वो अनिका से कहती है, जब तक लतिका कविन की पदवी को संभालने के लायक नहीं हो जाती है, तब तक आप ही हमारे पीरामल रियासत की रानी हैं। आज से एज ए रानी आपको इस पीरामल रियासत के लिए हर एक वो डिसीजन लेने का अधिकार है। इस पीरामल रियासत को संभालने का, इसके फायदे नुकसान, इसके बिजनेस का, यहाँ की प्रजा का सब कुछ निर्णय आपको लेने का अधिकार है। ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब कहती है, कविन अनिका की तो सामने वाले अब यहाँ पर वो उनकी तारीफ करती हैं। तो यहाँ पर जो सामने जो लोग, जो कि यहाँ पर कई लोग ऐसे थे जो कि अभी कविन अनिका का नाम सुनकर बिल्कुल भी नहीं खुश थे, उन्हें तो यहाँ पर एकदम से ही जलन होती है। तो इधर दूसरे जो कि इस डिसीजन से खुश थे, वो भी यहाँ पर पूरी की पूरी राज्यसभा में अब कविन अनिका के जयकारे करने लगते हैं, और साथ ही अब वो उन्हें बधाई भी देने लगते हैं। और इधर जैसे ही ये ताज अब अनिका के सिर पर आता है, तो वो उनके ऊपर फूलों की बारिश भी करने लगते हैं। यहाँ बड़ी रानी अब अनिका के कान के पास जाकर कहती है, वैसे तो जरूरत नहीं है अनिका, और आपके लिए बस ये एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ का रिवाज ही कुछ ऐसा है कि रानी की पदवी पर बैठने वाली रानी को किंग से मिलने के लिए जाना होता है। इसलिए टॉप फ्लोर पर किंग का रूम है, आप एक बार वहां पर जाकर वहां पर उनका वेट कीजिए। क्योंकि यहाँ पर बड़ी रानी तो अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका को ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर इनका रिवाज था, इसलिए वो इसे करने के लिए अनिका से कहती है।
जैसे ही यहाँ पर कोंग बजेगा आपको टॉप फ्लोर पर जाना है किंग से मिलने के लिए। इस बात पर अनिका भी अब में अपना सिर हिला देती है कि तभी अब यहाँ पर उसके कानों में अब कुछ लोगों के राजमहल की तरफ आने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि अनिका की सुनने की क्षमता तो पहले से ही काफ़ी तेज थी। अनिका को पहले ही आभास हो गया था कि कुछ लोग यहाँ पर राजमहल की तरफ इसी राज्यसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। उस आवाज को सुनकर अनिका अलर्ट हो जाती है कि ये शायद जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं वो उनके शुभचिंतक तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनके शुभचिंतक होते तो यहाँ पर राज्यसभा में पहले से ही मौजूद होते और उनके पैरों की आवाज से ही अनिका ने भाप लिया था ये जरूर कोई खतरा है। और इसलिए वो खुद भी अलर्ट हो जाती है और वो कैलाश अधिकारी की भी तरफ देखती है। जैसे ही यहाँ पर कैलाश अधिकारी ने अनिका को अपनी तरफ इशारा करते हुए देखा तो कैलाश अधिकारी भी यहाँ पर अब अनिका की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। इधर अब अनिका आंखों के इशारे से ही अब कैलाश अधिकारी को अलर्ट हो जाने के लिए कहती है। कैलाश अधिकारी भी जैसे ही अब अनिका के इस इशारे को समझते हैं तो ये समझते ही कैलाश अधिकारी भी अब अपने आदमियों को यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट कर देते हैं। इधर यहाँ पर सभी लोग यानी कैलाश अधिकारी के सारे सिक्योरिटी गार्ड और अनिका ये सभी अभी अपनी अलर्ट पोजीशन पे थे कि अब चाहे कुछ भी हो उसे उस चीज का सामना करना होगा। इधर कुछ ही देर में वो देखते हैं कि 6 से 7 लोग यहाँ पर मास्क पहने हुए थे और मास्क पहने हुए ही वो यहाँ पर इस राज्यसभा में आ जाते हैं। जैसे ही ये इतने लोग यहाँ पर राज्यसभा में आते हैं तो यहाँ पर बाकी लोगों को अचंभा तो बहुत होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग अनिका या राजमहल के कोई शुभचिंतक तो नहीं थे इसलिए अब उनमें से एक आदमी कहता है क्या ये रॉयल मेंबर के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? हाँ, अरे इनके रगों में तो रॉयल ब्लड भी नहीं है। सो मैं आज की इस नई रानी को अब चैलेंज करता हूँ कि उन्हें हमारे साथ फाइट करनी होगी। अरे कोई भी ऐरा गैरा यहाँ पर आएगा और उसे ही इस राजमहल की रानी की पदवी दे दी जाएगी। अरे क्या ये पदवी इतनी सस्ती है क्या कि इसे राह चलते हुए लोगों के सिर पर रख दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये गद्दी का हकदार वही है जो हम लोगों के साथ फाइट कर सकता है। इसलिए मैं सीधे ही आज की इस नई रानी को चैलेंज देता हूँ। अगर हम उन्हें हरा देते हैं तो उन्हें राजमहल को हमें सौंपना ही होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि वो इस राजमहल की इस रानी की पदवी को संभालने के लायक ही नहीं है और उन्हें बिना कोई सवाल जवाब किए इस पदवी को हमें सौंपना होगा। यहाँ पर अब उस शख्स की ये बात सुनते ही अनिका अब समझ जाती है ये जरूर उनके दुश्मनों का ही काम है, क्योंकि उनके दुश्मन तो कब से राजमहल पर अपना कब्जा करना ही चाहते थे। न जाने कितने ही बार उन्होंने राजमहल पर हमला भी करवाया था, लेकिन अनिका भी इतनी आसानी से इस पदवी को अब इन लोगों को नहीं सौंपना चाहती थी। हालांकि जैसे ही कविनालिशा की मौत के बारे में अनिका को पता चला था, जब रोहिन ने उसे बताया था तो अनिका तभी समझ गई थी कि ये काम इतना तो आसान नहीं होगा कि आलिशा को ये पदवी के प्रिंसेस लतिका को ये पदवी इतनी आसानी से दी जाएगी और वो इतनी आसानी से उसकी गार्जियंस कैसे बन जाएगी। इसलिए अनिका को ये चैलेंज तो स्वीकार करना ही था। अनिका इसके लिए पहले से ही यहाँ पर तैयार होकर आई थी, इसलिए उनका ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है मंजूर है हमें आपका ये चैलेंज। इस बात पर अब वो आदमी कहता है रानी साहिबा हमारी बात को पूरी होने दीजिए पहले। पिछली बार इसे लड़ाई को किंग एक तरफा जीत गए थे और उन्होंने कविनालिशा की पदवी पर आंच नहीं आने दी थी। इस बार हमारी नई रानी से बस एक यही गुजारिश है कि वो किंग को बीच में आने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि पिछली बार जब आलिशा को ये कविन की पदवी दी गई थी तब आलिशा को हम अच्छी तरह से हरा सकते थे, लेकिन उस समय क्योंकि उस समय किंग का ये डिसीजन था कि आलिशा ही कविन रहेगी, इसलिए किंग ने ये फाइट हम लोगों से जीत ली थी। और इस बार हम चाहते हैं कि हमारी और आपकी इस फाइट में अब की बार किंग बिल्कुल भी बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि ये फाइट इस बार बिल्कुल फेयर होगी।
उस आदमी की ये बात सुनते ही अब अनिका भी कहती है, ठीक है, हमें हमें आपकी ये बात भी मंजूर है, लेकिन हाँ फिर हमारी भी एक बात है। अब जैसे ही अनिका ने ये बात कही तो वो आदमी कहता है, हाँ आप भी अपनी बात कहिए, अगर हमें सही लगेगी तो हम भी उसका पालन करेंगे। इधर अब यहाँ पर अनिका कहती है, लड़ाई के दौरान अगर आप सभी में किसी को भी कुछ भी चोट लगी तो फिर हम उसकी जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि अब ये क्वीन की पदवी अब हमारे हाथों में है। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी होता है तो फिर आप ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हमने अपनी पदवी का नाजायज फायदा उठाया है। मैं आप सबको पहले ही फोन कर दे रही हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अब वो आदमी कहता है, ठीक है, हमें आपकी ये बात मंजूर है, इसलिए आइए जल्दी से मैदान में आइए, यहीं पर ही देखते हैं कि क्या आप इस राजमहल की रानी बनने के लायक हैं या नहीं। हम आपका वहीं पर ही वेट करेंगे। और ये कहते हुए ही वो सभी वहाँ से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। तो वहीं उन सबको जाता हुआ देखकर बड़ी रानी, जो कि खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी, बड़ी रानी अच्छी तरह से जानती थी कि जो ये लोग यहाँ पर ये अनिका को चैलेंज देकर गए हैं वो इतना आसान तो नहीं था। ये एक बहुत ही टफ चैलेंज था जिसे शायद अनिका के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल था। जैसे ही बड़ी रानी ने यहाँ पर अनिका के मुंह से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए सुना था तो बड़ी रानी को तो अनिका के लिए और यहाँ पर इस पदवी के लिए पहले से ही चिंता होने लगी थी कि अगर अनिका इस चैलेंज को हार गई तो ये पदवी उनको देनी पड़ेगी, यानी कि उनके दुश्मनों को। इसलिए अब बड़ी रानी अब अनिका से कहती है, ये आपने क्या किया अनिका? हाँ, आपको उनकी कंडीशन को नहीं मानना चाहिए था। अरे वो तो चाहते ही ऐसे थे, यही थे, क्योंकि वो ये सब अपनी बातें कहकर वो तुम्हें कन्विंस कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि वो मैदान में तुम्हें अकेले को हरा देंगे। इसलिए उनके लिए तो ये काम और भी आसान हो गया ना। अब तो यहाँ पर राजमहल की खुद की ये पदवी भी अब खतरे में आ गई है। आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपको तभी के तभी उन्हें मना कर देना चाहिए था। आप अभी उन सब के बारे में नहीं जानते हैं कि वो सच में कैसी फाइट करते हैं, क्योंकि उनसे तो फाइट सिर्फ किंग ही कर सकते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ तो धनंजय भाई भी नहीं है, वो इस लड़ाई में आपका साथ जरूर दे सकते थे, लेकिन अफसोस की बात है आज वो भी यहाँ नहीं है और आपने किंग को भी इस लड़ाई से दूर ही रहने के लिए कह दिया है। अगर किंग यहाँ पर आपको जिताने के लिए इस लड़ाई में आते भी तो आपने साफ साफ ये भी मना कर दिया। अब तो पता नहीं इस राजमहल की रानी की पदवी का क्या होगा। यहाँ पर बड़ी रानी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आप प्लीज मुझ पर एक बार विश्वास तो करिए। आप बस ऐसा कीजिए, आप लतिका का ख्याल रखिए, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहती कि लतिका पर इन सब चीज़ों का किसी भी तरह का बुरा असर पड़े। उन्होंने पहले ही अपनी माँ को खोया है, इसलिए मैं नहीं चाहती वो ऐसा कुछ भी देखे। हम इन सभी लोगों से तब तक निपट कर आते हैं, आप इस ताज की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम इसकी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से संभालेंगे। आपने इस ताज को हमारे सिर पर बड़ा विश्वास करके हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो डोंट वरी, हम इस ताज की गरिमा को अच्छे से ध्यान रखेंगे अपने मरते दम तक। और ये कहते हुए ही अनिका अब वहां से नीचे उतर कर जाने लगती है। तो यही लतिका बस अब यहाँ पर अनिका को ऐसे जाता हुआ ही देखती है। लतिका के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब वो यहाँ पर बड़ी रानी से कहती है, क्या हुआ है बड़ी रानी माँ? वो बैड अंकल लोग कौन थे? वो मासी को ऐसा ये सब क्यों कह रहे थे? क्या वो उनसे लड़ना चाहते हैं? क्या वो मासी को हर्ट तो नहीं करेंगे ना बड़ी माँ? बताइए ना कौन थे वो? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना बड़ी रानी माँ? ये देखिए मैं नहीं चाहती कि मेरी मासी को अब कुछ भी हो। लतिका की इस बात को सुनकर अब बड़ी रानी समझ जाती है कि लतिका सच में बहुत ही इमोशनल हो गई है और वो अनिका को लेकर थोड़ी सी डर भी गई है। हालांकि यहाँ पर लतिका भी समझ गई थी कि जो लोग यहाँ पर इन्हें लड़ाई के लिए ललकार कर गए हैं वो इतने सीधे लोग तो नहीं हैं, इसलिए लतिका उन्हें देखकर उनकी बातों को सुनकर डर गई थी। इसलिए लतिका को अब शांत करते हुए बड़ी रानी के लतिका से कहती है, लतिका आप चिंता मत कीजिए, आप अभी अपने रूम में जाकर आराम कीजिए।
बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब लतिका कहती है, लेकिन बड़ी रानी माँ, आज तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट दिन था ना। हाँ देखिए, आज हमारे इतने इम्पोर्टेंट दिन पर हाँ ये सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और ऊपर से हमारी बेस्ट फ्रेंड भी तो यहाँ पर नहीं है। काश आज मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर होती तो सच में वो मुझे इस तरह से रानी की पदवी को लेता हुआ देखकर सच में कितनी खुश होती। लतिका की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी समझ जाती है कि सच में अब लतिका को बहुत ही बुरा लग रहा है। इसलिए उसके इमोशंस को समझते हुए बड़ी रानी कहती है, देखो लतिका बेटा, भले ही रिया यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि अगर रिया यहाँ पर भले ही नहीं है, लेकिन जब रिया को पता चलेगा कि आप रानी की पदवी पर हो तो आई एम श्योर कि उन्हें वो आपके लिए बहुत ही खुश होंगी और वो आपको ढेर सारी विशेष भी दे रही होंगी, या फिर जब उन्हें पता चलेगा तो वो तब देंगी। और देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, भले ही रिया यहाँ पर नहीं है, लेकिन रिया की मम्मा तो आपके साथ ही है ना, और वो भी आपके लिए अब देखो उन बैड अंकल के साथ भी फाइट करने के लिए गई है। इसलिए आप अभी मेरी बात सुनो और आप अभी अपने कमरे में जाओ। और ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब वहाँ पर एक सर्वेंट को इशारा करती है और उन्हें अपने पास बुलाती है। वो सर्वेंट, जो कि बड़ी रानी से ज्यादा दूर नहीं था, बड़ी रानी को इस तरह से करता हुआ देखकर वो जल्दी से बड़ी रानी के सामने आता है और अपने सिर को झुकाकर खड़ा हो जाता है। इधर बड़ी रानी अब उस सर्वेंट से कहती है, वो लतिका को उसके रूम में लेकर जाइए। इधर बड़ी रानी का ये आदेश सुनते ही अब वो सर्वेंट भी लतिका को वहां से उनके रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। तो वहीं इधर यहाँ पर रॉयल गेस्ट को जैसे ही यहाँ पर उन्हें लगता है कि वो फाइटर अब वहां से बाहर में लड़ने के लिए गए हैं, तो इधर से यहाँ पर अनिका को भी जाता हुआ देखकर अब ये लोग भी काफी एक्साइटेड थे इस चैलेंज को देखने के लिए कि आखिर सच में क्या होगा। जो इसलिए वो अब देखने के लिए वो सभी अब बारी बारी से बाहर होने वाले इस फाइट को देखने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग ये इस फाइट को देखने के लिए जा रहे थे, उनमें से कुछ तो जेन्युइन ही राजमहल के फेवर में थे और कुछ तो यही चाहते थे कि अनिका इस लड़ाई को हार जाए, क्योंकि वो तो पहले ही अनिका यहाँ पर लतिका के थ्रू इस पदवी पर आए वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो यहाँ का खून भी नहीं थी। तो वहीं अब बड़ी रानी भी अब सभी के पीछे पीछे जाने लगती है। बड़ी रानी को सच में बहुत ही चिंता हो रही थी कि अगले ही पल में पता नहीं पासा किस तरफ पलटेगा। यहाँ पर सच में अब उन्हें राजमहल की रानी की पदवी के लिए बहुत ही चिंता हो रही थी, और साथ के साथ उन्हें अनिका की भी, क्योंकि बड़ी रानी नहीं चाहती थी कि इन लोगों से फाइट करते हुए अनिका को किसी तरह का कुछ भी हो। लेकिन उन्होंने पहले उनकी फाइट देखी भी थी, उन्हें तो पहले से ही पता था ये सब कुछ होना ही था, क्योंकि हर बार जब भी राजमहल में नई रानी चुनी गई थी तो ये लोग आकर रानी को इसी तरह से ही चुनौती देते हैं हर बार। लेकिन जब भी ये हर बार चुनौती देते थे तो किंग ने इनके साथ फाइट की है। किंग हमेशा से ही क्वीन की तरफ से ये फाइट करते थे। राजमहल के इतिहास में आज से पहले बस एक ही बार ऐसा हुआ है कि खुद रानी ने ये लड़ाई अपने हाथों से लड़ी है, खुद रानी इस लड़ाई में उतरी है, नहीं तो हर बार किंग ही रानी की तरफ से उतरते थे। इससे पहले हमारी रानी माँ ही थी जिन्होंने इस लड़ाई को सिर्फ लड़ा ही नहीं था बल्कि उसमें जीत भी हासिल की थी। वो भी यहाँ पर अपने मन में सोचती है कि आज से पहले सिर्फ एक उनकी रानी माँ ने ही ये सब किया था, और आज यहाँ पर अनिका दूसरी थी जो भी इन सब के साथ फाइट करने के लिए मैदान में उतर रही थी, क्योंकि उनकी रानी माँ ने भी किंग की मदद के बिना ही ये लड़ाई लड़ी थी। बस बड़ी रानी अभी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी अब उन्हें एहसास होता है कि वो सभी अब यहाँ पर राजमहल के बैकयार्ड में आ चुके थे, जहां पर 500 स्क्वायर फीट का एक मिनी फाइटिंग एरिया बनाया गया था। एक तरफ तो यहाँ पर अनिका खड़ी हुई थी जिसने अपनी पोजीशन को लिया हुआ था, तो दूसरी तरफ वो सभी लोग खड़े हुए थे। अनिका उन सबको अपनी पोजीशन लेता हुआ देखकर अब अनिका उनसे कहती है, कैसी फाइट करनी है आप सभी को। हाँ, अब अनिका की ये बात सुनते ही अब एक आदमी कहता है,
हमें तलवारबाजी करनी है। तो ये सुनते ही, ये कहते हुए ही वो आदमी अब सामने रखी मयान में से अब अपने लिए एक तलवार लेकर आ जाता है। तो वहीं चिराग जो कि ये सब कुछ यहाँ पर राजमहल में देख रहा था, उसके ईयरपीस पर अब यहाँ पर, क्योंकि रोहित भी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसे यहाँ की हर एक अपडेट मिल रही थी, इसलिए अब रोहित यहाँ पर कहता है रानी साहिबा को रानी अवंतिका की तलवार दे दी जाए, जो कि यहाँ पर खास उन्हीं के लिए थी। ये सुनते ही अब चिराग कहता है ओके किंगुर। ये कहते हुए ही चिराग अब दूसरी तरफ भाग कर जाने लगता है ताकि वो जल्द से जल्द कविन अवंतिका की वो तलवार लेकर आए और उसे अनिका को दे दे। और इधर कुछ ही देर में अब चिराग यहाँ पर एलिवेटर से टॉप फ्लोर पर चला जाता है, और जैसे ही वो टॉप फ्लोर पर जाता है तो वहाँ जाने के बाद अब वो किंग के रूम के दरवाजे के पास आकर अब उसे खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तो किंग की प्रोटेक्शन में वहां पर एक तलवार वहां पर रखी हुई थी, इसलिए चिराग अब जल्दी से जाकर उसे उठाकर उस रूम के दरवाजे को बंद करने के बाद वो अब अपने तेज कदमों से फिर से यहाँ पर अनिका की तरफ जाने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद वो अब कहता है अनिका मैडम ये आपके लिए। चिराग ने कि जैसे ही अनिका ने ये बात सुनी तो ये सुनते ही अनिका जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर चिराग खड़ा हुआ था और चिराग के हाथ में वहां पर एक तलवार थी, और वो अब उसके पास जाकर अब उसे वो लेकर अब मयान से उसे निकालकर अब फिर से अपनी फाइटिंग की पोजीशन को ले लेती है।